तो एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर बहुत ही डिटेल में 16 वीडियोस हैं, प्लस इसके साथ साथ में इसमें आपको वर्कशॉप्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस फाइल्स भी डाउनलोड करने के लिए मिलती है, और साथ के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो इकलौता एक ऐसा यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स है जिसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, इन सारे फीचर्स के साथ में कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा, और कहाँ से आपने ये कोर्स बाय करना है वो भी मिल जाएगा। प्लस इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ स्पेशल डिस्काउंट इस कोर्स के लिए। और उससे पहले इस पूरे कोर्स की डिटेल और यूएक्स को मैं प्रॉपरली समझा रहा हूँ, जितने भी फेसेस होते हैं, क्या क्या चीजें यूएक्स में आपको सीखने की जरूरत है, वो सारी चीजें नेक्स्ट 1 आवर में आपके सामने होगी बिल्कुल। तो जो अभी वीडियो स्टार्ट होने वाली है वो एक मेरा लाइव सेशन था, सेमिनार था, उसी की रिकॉर्डिंग है, और उसमें वो सारी चीजें मैंने बताई है जो यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स के अंदर पहले से अवेलेबल हैं, और उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया जितना मैं 1 आवर के अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूँ यूएक्स डिजाइनिंग को। ओके, तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। यूएक्स का एक छोटा सा पार्ट है ओनली यूआई। यूएक्स अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है और यूआई उसका एक पार्ट है। ओके, तो जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज पेटीएम, टाटा, विप्रो, पॉलिसी बाजार और ये सब जो कंपनीज हैं, इसके अलावा बहुत सारे नेम्स हैं जो आपने सुने होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो सब यूएक्स डिजाइनिंग को ही इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। तो आपको एक तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि टाइम के साथ चेंज होते रहना बहुत जरूरी है। टाइम के साथ आपने हमेशा अपडेट होते रहना है। अगर आप सिर्फ यूआई ही करते आए हैं अभी तक, तो आपको 101% डेफिनेटली यूएक्स में जाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसके बिना मतलब आपका कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ यूआई के दम पे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप इस फील्ड में रहोगे लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूएक्स, सारी कंपनीज अब यूएक्स की तरफ भाग रही है कि यूएक्स परफेक्ट चाहिए। यूआई के लिए बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिल रही हैं। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर जो फर्स्ट हमारा जो कोर्स का चैप्टर जो है, पेड कोर्स जो है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारा जो यूएक्स का पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। जो भी चीजें मैं आज आपको इस क्लास में दिखा रहा हूँ वो टोटली हमारे पेड जो 1999 का कोर्स है उसके अंदर है। उसमें वही चीजें हैं जो मैं आपको स्नीक पीक की तरह एक तरह से दिखा रहा हूँ क्विकली, कि हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा क्विक वे में चलेगा, क्योंकि वो 16 to 20 आवर्स का पूरा कोर्स है, जो वीडियोज हैं ओनली। उसके अलावा उसमें टेस्ट एग्जाम्स वगैरह हैं प्रैक्टिस के लिए, वो अलग से हैं। और उसके अलावा स्टडी मटेरियल जो साथ में मिलता है वो अलग से है। उसमें डाउनलोड करने के लिए टेम्पलेट्स मिलते हैं, पर्सोना के प्रिंट, आप हैंड से मोबाइल के जो डिजाइन्स बनाते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाते हैं, उसके लिए भी प्रिंट मोबाइल के डॉट ग्रिड वाले पेजेस मिलते हैं। तो काफी सारी चीजें डाउनलोड करने के लिए, टेस्ट भी है और वीडियोज भी है। तो वो सारा काफी लॉन्ग और लेंथी हमारा कोर्स है। यहाँ मैं 1 आवर में नहीं हुआ तो 1.5 आवर लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्विकली मैं बता रहा हूँ, हर चीज को कोर्स में डिटेल में बताया होगा। ओके, तो यहाँ सबसे पहले डिस्कवरी फेज होता है, और डिस्कवरी फेज में अंडरस्टैंडिंग की जाती है, प्रॉब्लम क्या है, स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरव्यूज किए जाते हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है। ओके, मोस्ट ऑफ कोर्सेज जो ऑनलाइन आप देखते हैं मे बी अंडर 1000 भी मिलते हैं आपको, कभी कभी 499 में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन उन कोर्सेज के अंदर ये नहीं बताया होता, कभी भी नहीं बताया है। आप ये कोर्स जो लोग कर रहे हैं उनको भी पता चला होगा कि आप एक यूजर रिसर्च से स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर आप समझ लेते हो तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर भी पूरे मीन्स कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर सकते हो, क्योंकि वहां मीटिंग्स ज्वाइन करना, स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरव्यूज करना, ठीक है, ये स्वॉट एनालिसिस करना, और जो पूरी टीम जो मेथड क्या यूज करती है आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, जो मेथड्स होते हैं अलग अलग, वो भी इस कोर्स में है। तो वो सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होती है ना, आप अगर जैसे कोर्सेज में आप देखते हैं मोस्टली कि यूजर पर्सोना से स्टार्ट कर दिया या फिर फ्लो चार्ट से स्टार्ट कर दिया, तो सिर्फ यहीं से यूएक्स स्टार्ट नहीं होता। यूआई में फिर भी चल जाता है यहाँ से, लेकिन यूएक्स में यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतना ही सीख के आप जाते हैं किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में कल को, तो वहां पे मीटिंग्स होती हैं, यूएक्स पर्सन को बुलाया जाता है, वहां कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा आपका, वहां ऐसे ऐसे टर्म्स, चीजों को यूज किया जाएगा, बातें की जाएंगी जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ये है क्या।
लेकिन आगे का काम आपको आता होगा, मे बी परफेक्ट आता होगा, अच्छे कोर्सेज भी हैं, लेकिन उससे पहले और जब आपका काम हो गया उसके बाद आगे क्या होगा, वो दोनों चीजें मैंने इस कोर्स में डाली है। तो यहाँ डिस्कवरी फेस है, उसके बाद रिसर्च किया जाता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है और यूजर पर्सोनास हैं, ये सारा रिसर्च का पार्ट आ जाता है। इसके अंदर इंटरव्यूज वगैरह भी आ जाते हैं, यूजर्स के इंटरव्यू और सर्वे वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें 6 to 7 टाइप के जो रिसर्च के सर्वेज के मेथड हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर एनालिसिस होता है जिसमें कस्टमर जर्नी मैप्स बनाए जाते हैं, लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स, यूजर फ्लोज, स्टोरी बोर्ड्स, ये सब चीजें मैंने खुद बना के अपने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है डॉक्टर की ऐप का, उसको यूज करते हुए वीडियोस के अंदर बना बना के मैंने ये सारी चीजें दिखाई हैं। ये नहीं है कि बाकी कोर्सेज की तरह मैंने सिर्फ टेम्पलेट्स लिए और आपको थ्योरेटिकली बता दिया कि ये होता है, देखो कस्टमर जर्नी मैप, ये लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स होते हैं। नहीं, मैंने खुद ड्रॉ कर करके हाथ से कैमरा लगा के प्रॉपरली आपको दिखाया है कि कैसे प्लान किया जाता है हाथ से। अगर आप लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्या प्लानिंग करके बनाते हैं, ओके, वो भी आगे अभी आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने बताया, ओके। फिर डिजाइनिंग फेस आती है, डिटेल्ड वायर फ्रेम होता है, प्रोटोटाइपिंग, मूड बोर्ड्स वगैरह बनते हैं। मूड बोर्ड की कुछ टाइम पहले ही मैंने क्लास भी ली थी और एक यूट्यूब पे वीडियो भी है। और उसके बाद विजुअल डिजाइनिंग में जाती है, यानी कि आपका जब काम यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, ये भी डिजाइन लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ये भी एक तरह से प्रोटोटाइपिंग और वायर फ्रेमिंग जब बना रहे होते हैं तो ये एक तरह से हम कुछ ड्रॉ करने लगे हैं। उससे पहले सारी रिसर्च होती है, कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा होता, तो इसको डिजाइन में लाया गया। फिर प्रोडक्शन के अंदर क्या विजुअल डिजाइन बनाए जाते हैं, ब्रांडिंग वगैरह डालनी, वो सब चीज। फिर डेवलपमेंट होती है, कोडिंग वगैरह होती है, फिर टेक्निकल टेस्टिंग भी होती है, और टेस्टिंग के बाद एक बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है और फिर उसको इवेलुएट किया जाता है। बीटा वर्जन मतलब कि वो फाइनल वर्जन नहीं है, मेंशन करके और लॉन्च कर दिया जाता है मार्केट में, ओके। उसके बाद इवेलुएट किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, और फिर रिसर्च फिर से की जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और फिर फाइनल लॉन्च किया जाता है, ओके। तो काफी बार आप ऐप्स वगैरह में देखते होंगे बीटा वर्जन है, बीटा, तो बीटा का मतलब यही है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम लोग अभी इस वर्जन में है तो यहाँ पे इटरेशंस चल रहे हैं, ओके। उसके बाद जो बेनिफिट है आपको इस कोर्स के जो मिलने वाले हैं वो डेफिनेटली ये है कि आपको फुल नॉलेज होने वाली है। फुल का मतलब जो मैंने आपको पहले और बाद की चीजें बताई है जो मोस्ट ऑफ कोर्सेज में नहीं होती, ओके। मोस्ट कॉमन टर्म्स, मैंने कोई भी टर्म नहीं छोड़ी है, हर टर्म को ट्राई किया कि मैं कोशिश की है कि वो सारी इस कोर्स में आ जाए। और इंटरव्यूज क्लियर करने में बहुत ही इजी होंगे क्योंकि काफी सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, लेकिन थ्योरेटिकली भी काफी सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो वो सारी मैंने डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है इस कोर्स में। 1 ईयर तक आपको इसका वैलिडिटी मिलती है, 1 ईयर तक कभी भी कितनी बार भी आप देख सकते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन यूएक्स प्रोजेक्ट, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स पे या क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे या फिर किसी कंपनी में रहते हुए आप परफेक्टली कर पाओगे। उसके अलावा किसी भी कंपनी में आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अडेप्ट कर पाओगे उनका एनवायरनमेंट। तो कंपनी के साथ में एज ए यूएक्स डिजाइनर आप कैसे अडेप्ट करोगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, वो सारी चीजें भी कोर्स में मैंने डाली है। क्योंकि सिर्फ यूएक्स की टर्म्स जान लेना और उसके जो लेवल्स होते हैं, फेसेस होते हैं, वो सिर्फ जान लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप किसी कंपनी को फेस कर पाओगे, राइट, इंटरव्यूज को फेस कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो कर लोगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो सारी चीजें मैंने कोर्स में डाली है स्टार्टिंग टू फिनिश, ओके। फिर यहाँ पे आ जाता है एवरीवन विल गेट ऑनलाइन, डेफिनेटली एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट पे एक कोड भी होता है और एक यूआरएल होता है। आपका जो भी इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, जो भी कंपनी है, वो उस यूआरएल पे जाके आपका कोड डालती है तो आपका नेम कब कंप्लीट किया वो सब आता है वहां पे मेंशन किया हुआ। प्लस एक लिंक भी आता है जिसपे क्लिक करने पे वहां मेंशन होगा कि आपने ये सारा सिलेबस किया है, ये सब चीजें की है डिटेल में, तब जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिला है। तो इस तरह की जो सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी हो रही है और इस पे बिलीव बढ़ता है लोगों का, जो कंपनीज होती हैं, ऐसा भी बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा कि आपको ऑनलाइन कहीं से सर्टिफिकेट मिला हो और इतना डीपली अच्छे से उस सर्टिफिकेट को मैनेज किया जाएगा, मतलब कंपनीज उस पर फेथ कर पाएंगी। तो वो चीजें मैंने अप्लाई की है, ओके। चलो, तो अब कुछ सर्टिफिकेट जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, राइट। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे यूएक्स और यूआई के अंदर डिफरेंस पता लगाना जरूरी है क्योंकि काफी लोग कहते हैं मैं तो यूआई और यूएक्स दोनों ही कर लेता हूँ, या फिर
इन फील्ड्स में डिफरेंस क्या है, तो क्विकली आपको मैं बता दूंगा कि यूएक्स जो डिजाइनिंग है वो यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। इसमें कुछ भी कलर्स, ब्रांडिंग, लोगो, आइकन, इमेजेस से हमने कोई वास्ता नहीं होता। ओके, यूआई डिजाइनिंग अगर कर रहे हैं तो यूआई डिजाइनर को कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा बटन कहाँ पे ऊपर नीचे किधर आना है, किस तरह से फंक्शनैलिटी बन रही है, क्या रिसर्च है, क्या यूजर चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं है। उससे एक हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम मिल जाता है और उस वायर फ्रेम के अंदर वो लुक एंड फील डालता है। वो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या करेगा कि बटन्स वगैरह हैं वो राउंड होंगे, शार्प होंगे, वो डिसाइड करता है। आइकन कैसे होंगे, कौन से होंगे, इमेजेस क्या होंगी, वो ब्रांडिंग उसमें डालता है। तो एक तरह से वो उसके अंदर लुक एंड फील जो होती है वो उसके अंदर अप्लाई करता है। तो यहाँ जो बोतल के आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो अगर सिर्फ यूआई डिजाइनर डायरेक्ट अगर बोतल बनाता है तो वो इस तरह की बना सकता है। देखने में काफी अच्छी दिख रही है, नो डाउट, पर इसमें से केचप निकालना बड़ा मुश्किल होगा। कांच की बोतल है, ये टूट भी जाती है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप यूएक्स डिजाइनर हैं, मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट पे यूएक्स का काम भी हुआ है प्लस यूआई का, तो अभी आप जो साइड में देख रहे हैं कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है, राइट। ये बोतल जो आप प्लास्टिक की देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं आप, उल्टा रखा गया है इसको, और इसकी शेप भी ऐसे बनाई कि सीधा रख ही नहीं सकते, इसको उल्टा रखेंगे और जब भी केचप निकालना होगा बोतल को सीधी करेगा यूजर और निकाल के आराम से निकाल लेगा, क्योंकि केचप हमेशा यहाँ पे इसके एग्जिट पॉइंट पे रहेगा। ओके, गिरने पे भी नहीं टूटेगा और पिचका भी सकता है, इसको पिचका के भी निकाल सकता है केचप। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है यूएक्स यूआई का। यूएक्स पर्सन जो है वो स्केलेटन तैयार करता है। यूएक्स पर्सन ये डिसाइड कर देता है कि जैसे कि मान लो कि अगर गॉड ने ह्यूमन बनाया तो उसमें अगर यूएक्स और यूआई का डिपार्टमेंट होता तो क्या होता। यूएक्स में देखो क्या होता कि गॉड के जो यूएक्स डिपार्टमेंट है उसने ये प्रॉपरली डिफाइन कर दिया कि आईज कहाँ रखनी है, हमने पीछे नहीं रखनी, आगे रखनी है। ये एक तरह से यूएक्स का एक्सपीरियंस का यूजेबिलिटी केस है। ओके, इसके अलावा हैंड कहाँ से बेंड होने हैं, कमर कहाँ से मुड़नी है, हर एक चीज परफेक्टली लगा दी। ओके, अब जो यूआई डिपार्टमेंट है गोड का, उन्होंने क्या किया कि इसमें हेयर लगा दिए, इसके कॉस्ट्यूम कपड़े पहना दिए, इसमें मास्क चढ़ा के स्किन भी लगा दी, मसल्स डाल दिया इसके अंदर, तो इससे उसका लुक एंड फील अच्छा हो गया। तो इससे आपको समझ में आया होगा अभी कि यूएक्स और यूआई में डिफरेंस किस तरह का होता है। तो यूएक्स में हमें कभी भी लोगो, आइकन्स, इमेजेस, कलर्स, ब्रांडिंग का कुछ भी ध्यान नहीं रखना होता। हमने सिर्फ फंक्शनैलिटी बेटर से बेटर वे में बनानी होती है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये पूरी चीजें मैंने डिफाइन की है कोर्स में। एक एक टर्म को अगर हम लेके चलते हैं तो बहुत लॉन्ग बनता है, तो वो क्लास पूरी उसमें किया हुआ है कि यूएक्स यूआई में एग्जैक्टली कौन सी टर्म्स आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, और ये सारे जो मेथड्स हैं वो हमने कोर्स में यूज किए हुए हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो यूजर रिसर्चर कौन होते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट कौन होता है, यूएक्स डिजाइनर, इंटरेक्शन डिजाइनर, और इसी तरह से और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। ओके, तो उन सब फील्ड्स के बारे में मैंने बताया है। अब आप यहाँ पे जैसे टाइटल देख रहे हैं ओनली, लेकिन जो कोर्स है उसमें हर एक को पूरी डिटेल में 10 to 15 मिनट दे के मैंने एक एक जो टाइप है उसको बताया। तो डिफरेंट रोल्स होते हैं, रोल्स को आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा रोल क्या काम करता है। छोटे प्रोजेक्ट्स में ये सारे रोल आपने करने पड़ सकते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में हर रोल अलग अलग हो सकता है। जैसे यूजर रिसर्चर होता है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट पर्सन होता है, इंटरेक्शन डिजाइनर होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि कहाँ क्लिक करने से किस तरह से इंटरेक्ट करेगी एप्लीकेशन, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट होता है जो ये ध्यान रखता है कि किस तरह से ब्रांडिंग जो है वो अप्लाई की जा रही है डिजाइन के अंदर। कॉपी राइटर होता है जो या आर्टिकल राइटर्स भी कह सकते हैं हम लोग, और कॉपी राइटर के अलावा बिजनेस एनालिसिस्ट भी होते हैं यहाँ पे, और कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कंटेंट जो बना रहा है वो स्ट्रेटेजी बनाता है कि किस तरह का कंटेंट रहेगा, या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो भी ये डिफाइन करते हैं एक एक टाइटल को कि एक इम्प्रेसिव तरीके से हम लोग टाइटल्स डालें, इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस डालें, किसी सेक्शन को इजीली समझ आ जाए, इसके लिए इसी तरह की लैंग्वेज डाली जाए। जो टॉपिक होता है एप्लीकेशन का उसके अकॉर्डिंग ही स्पेशलाइज्ड कंटेंट लिखा जाता है। ओके, फिर फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं जो HTML वगैरह करते हैं, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं किस हद तक UX का काम करते हैं। ओके, फिर विजुअल डिजाइनर होते हैं जो ब्रांडिंग वगैरह अप्लाई करते हैं, जो विजुअल्स बनाते हैं, जो इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। ओके, उसके बाद कुछ और रोल भी होते हैं। इन 3 रोल की बातें बड़ी बड़ी कंपनीज में डेफिनेटली की जाती है, और इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए
जो टीम होती है वो बात करती है और आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आप स्पेशलिस्ट हैं या जनरलिस्ट हैं या ट्री शेप्ड हैं। ओके, तो किस तरह के आप यूएक्स डिजाइनर है। तो उसमें स्पेशलिस्ट जो होता है वो एक स्किल लेके होता है, यानी कि जो मैंने अभी पीछे आपको अलग अलग तरह के रोल्स बताए उनमें से किसी एक स्किल के साथ होता है वो स्पेशलिस्ट होता है। फिर जनरलिस्ट होता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है मल्टीपल चीजों की। ओके, और टी शेप्ड जो डिजाइनर यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी एक फील्ड में, लेकिन वो मल्टीपल चीजों पे काम कर सकते हैं। तो जो जॉब प्लेसमेंट जो जॉब्स निकलती हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें काफी बार ये मेंशन भी किया जाता है कि हमें टी शेप्ड डिजाइनर चाहिए, यूएक्स डिजाइनर चाहिए, जनरलिस्ट चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। तो उसमें भी आपको जाते ही पूछा जा सकता है कि आप इनमें से कौन है। तो इन तीन रोल्स को भी बड़े डिटेल में कोर्स में बताया गया है। उसके बाद जो चैप्टर 4 आ जाता है हमारा, वो है किस तरह से हम बेटर स्टार्ट करें, कंपनी कल्चर को कैसे समझें। ओके, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो वहाँ का कल्चर किसी भी तरह का हो सकता है। तो कल्चर की बात जो है वो किस तरह की है, देखिए कि किस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए गए थे और क्यों सक्सेसफुली वो कंप्लीट किए गए थे, वो आपको जानना जरूरी होता है। ओके, और काफ़ी कंपनीज होती हैं जो ये चीज़ें बताती भी हैं, आपको पहले से अपने आप ही बता देती हैं कि किस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किए और क्यों किए गए, वो चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद विच प्रोजेक्ट जो फेल हो गए और वो क्यों फेल हुए। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं बताई जा रही है तो आप चाहे अपने साथ वाले जो कलीग्स होते हैं एक कंपनी के अंदर उनसे पता कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब एक क्लियर विजन रहे कि इस कंपनी में किस तरह से काम होता है और कैसे सक्सेस मिलती है, यहाँ पे किस तरह से काम होता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो फेलियर हुए हैं। ओके, राइट। फिर कोई भी पास्ट जो डिजाइनर था जो वहां से चला गया है या उसकी सर्विस से उसको निकाल दिया गया है जैसे भी, और उसमें भी आपको ये है कि अब क्या एक्सपेक्टेशंस थी उससे जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया या उसको रिलीव कर दिया गया उसकी सर्विसेज से, और तो आपने उसमें क्या अब इंप्रूवमेंट करना है, तो वो डेफिनेटली आपने पता करना है। तो ये चेक पॉइंट्स हैं जो कभी भी आप कंपनी में जाते हो एज ए यूएक्स डिजाइनर तो आपको पता होना जरूरी है। आप अदर छोटी छोटी और जो पोस्ट होती है उसमें जाओगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले पॉइंट्स, लेकिन यूएक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कंपनी जो है किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करती है और कंपनी क्या यूएक्स के बिना ही काम कर रही थी अभी तक, तो फिर आपका रोल किस तरह से रहेगा वो भी मैंने बताया है। और फिर है विल यू हैव टू फुलफिल द वेरियस पोजीशंस। ओके, तो वही है कि आपने अलग अलग पोजीशंस कौन कौन सी यहाँ पे प्ले करनी पड़ेगी, ठीक है, कौन कौन से रोल्स आपने यहाँ पे प्ले करने पड़ेंगे, किस किस तरह की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी कि एक ही टाइप की है या मल्टीपल टाइप की है, तो वो आपको पता रहना जरूरी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना है। लेकिन इस कोर्स के अंदर मैंने सारे रोल्स जो हैं उनको अच्छे से समझा दिया है, कि सारे रोल्स डीपली समझा दिया है कि ये किस किस तरह के रोल्स होते हैं और एज ए यूएक्स डिजाइनर आपको कब कब किस रोल के अंदर क्या क्या करना पड़ सकता है। ओके, तो आपको कभी भी नेट पे कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट क्या करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है। और आपको अगर क्लाइंट ने बोला कि ये काम भी करना है तो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या होता है, फिर आपको रिसर्च करने बैठते हो। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं कोर्स में। ओके, फिर यहाँ पे ही मैंने आपको ये भी क्लियर किया है इस कोर्स के अंदर कि आप लोग मतलब कंपनीज किस किस तरह की हो सकती हैं। आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहे हो सकते हैं, एज ए यूएक्स डिजाइनर आप लार्ज कंपनीज में, बिग कंपनीज में भी काम कर सकते हैं और स्मॉल और स्टार्टअप्स में भी काम कर सकते हैं। तो हर एक टाइप की कंपनी के अंदर आपने क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, क्या बेनिफिट है उनके और क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो भी बताए हैं, ताकि आप एज ए यूएक्स डिजाइनर वहां पे अच्छे से compete कर सको, सर्वाइव कर सको। ओके, तो एक एग्जांपल मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग का आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट चॉइस और फोकस, अच्छे जो बेटर जो ऑप्शंस हैं। तो एज ए यूएक्स डिजाइनर मैं यहाँ पे आपका करियर भी बनाने के लिए आपको ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ कोर्स के अंदर, कि आपने क्या प्लानिंग करना है साथ के साथ। आप एज ए फ्रीलांसर अगर करना चाहते हो तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी बताएं। अगर आप बड़ी कंपनीज में जाओगे तो क्या ध्यान रखना होगा, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैंने समझाए हैं। तो जितनी भी तरह की, जो मैंने 3 तरह की कंपनीज बताई हैं, जो वर्क करने का कल्चर बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपने कैसा
मतलब कि किस डायरेक्शन में आपने जाना है, वो चॉइस जो आपने करनी है, सिलेक्शन जो आपने करना है, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ओके, चैप्टर नंबर 5 प्रोजेक्ट इकोसिस्टम का आ जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो अब क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट इकोसिस्टम में आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट का मतलब जब भी आता है तो वो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो एप्लीकेशन या वेबसाइट सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है हमारी लाइन में। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इकोसिस्टम क्या है, ईच प्रोजेक्ट कम्स विद यूनिक चैलेंजेस टू वर्क विद। ओके, हर जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग तरह के यूनिक चैलेंजेस के साथ में आता है, और सभी के अपने अपने अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं, और स्पेसिफिक डिजाइन गोल्स हो सकते हैं। ओके, तो हर एक चीज को अच्छे से समझना और एक प्लान बना देना वो यूएक्स डिजाइनर का काम होता है, और वही हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस किस तरह से कौन कौन से इकोसिस्टम्स हैं इधर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपनीज क्या है, ब्रांड प्रेजेंस वाली कंपनीज हो सकती हैं, मार्केटिंग कैंपेनिंग वाली कंपनीज हो सकती है, कंटेंट सोर्स वाली कंपनीज, और टास्क बेस्ड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये क्विक सेशन है तो यहाँ पे मैंने चारों एक साथ ही रख के बता दिया, अदरवाइज ये एनिमेटेड वे में पूरा कोर्स जो है वो प्रॉपरली एनिमेटेड इंटरेक्टिव वे में है, और एक एक करके चीजें आपके सामने आती हैं, और फिर उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है विद एग्जाम्पल्स कि किस तरह की जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो किस कैटेगरी के अंडर में आती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज जो है वो प्लान करती हैं। और ये जो प्लानिंग होती है, जब यूएक्स डिजाइनर को भी बुलाया जाता है मीटिंग में, और उसे बोला जाता है कि भाई ये मार्केटिंग कैंपेनिंग वाली हमारे पास प्रोजेक्ट आया है, आपने काम करना है, तो आपको पता नहीं होगा कि ये कौन से टाइप का प्रोजेक्ट होता है। ओके, तो प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम आपने काफी बार आपने भी डिसाइड करना होता है कि प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम क्या है। ओके, तो कंपनी जब छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी नहीं है, मिड लेवल की है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताइए अभी आप कि ये किस तरह की इकोसिस्टम वाला प्रोजेक्ट है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से यूएक्स के आगे के स्टेप करेंगे। तो आपको इकोसिस्टम ही आपने पहली बार सुना होगा, अगर आपने अदर कोर्सेज किए हैं जिसके अंदर डायरेक्ट फ्लो डायग्राम से बताना स्टार्ट कर देते हैं यूएक्स का, लेकिन वो सही मेथड नहीं है, यूएक्स से स्टार्ट नहीं होता, बहुत चीजें पहले भी बताई जाती हैं, तब आप एक परफेक्ट यूएक्स डिजाइनर बनते हो किसी कंपनी में। पिछले 1-2 सेशंस के अंदर किसी ने मुझे बताया भी था कि किसी पर्सन ने आई थिंक 40 to 50,000 का कोर्स लिया था, और उसके अंदर उसे स्वॉट एनालिसिस का नहीं बताया गया। ओके, तो उस पर्सन को काफी हैरानी हुई कि आपने 1 ट्रिपल लाइन में कोर्स लिया और उसके अंदर स्वॉट एनालिसिस भी बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसकी कंपनी में स्वॉट एनालिसिस किया भी जा रहा था। उनके सीनियर्स को नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है क्योंकि आपने कोर्स किया होता है, स्वॉट एनालिसिस के बारे में भी आपने सीखा होता है, तो अभी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये 4 तरह के हमारे मेनली जो होते हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है स्वॉट का, जिसकी अभी मैंने बात की है, मीटिंग विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ये करनी पड़ती है आपने मीटिंग एज ए यूएक्स डिजाइनर। ओके, तो स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्वॉट एनालिसिस से पहले कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, सॉलिडिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, लेकिन प्रोजेक्ट रिलेटेड जो रिक्वेस्ट होती हैं उसका अलग से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो कंपनी जो बनाती है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी स्ट्रेटेजी बना रही है, लेकिन प्रोजेक्ट रिलेटेड जो रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, यूजर की नीड्स को कलेक्ट किया जाता है, यूजर की कंप्लेंट्स को देखा जाता है अगर हम रीडिजाइन कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, और स्टेक होल्डर्स के आइडियाज, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो भी हमें एक साथ लेने पड़ते हैं, उनको एक सोलिडिफाई करना, मतलब कि एक साथ एक जगह पे लिस्ट बना के लेके आना। ओके, अब स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, उनकी लिस्टिंग बनाई जाती है, उसके बारे में सोचा जाता है। तो ये अलग अलग तरीकों से होते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो कोर्स में मैंने 3-4 तरीके से स्वॉट एनालिसिस आपको बताया कि कैसे करना होता है। ओके, एक्सटर्नल ओरिजिन होते हैं जो बाहर से, कंपनी के अंदर से नहीं, बाहर से हमें मिलते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है और जो थ्रेट्स हैं, और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल ओरिजिन होता है, यानी कंपनी के अंदर से ही हमें कुछ स्ट्रेंथ वाले पॉइंट मिलते हैं, वीकनेस मिलती है। तो वो एक कंपनी के लिए भी स्वॉट किया जा सकता है, और स्वॉट किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी किया जा सकता है। तो वो जो मेथड्स है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो मैंने आपको प्रोजेक्ट इसमें जो कोर्स है इसके अंदर बताया है। लेकिन जो लोग नहीं भी लेना चाहेंगे, नो डाउट कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस पूरे सेशन के अंदर आप बने रहते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी कि यूएक्स में क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, और काफ़ी सारे इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस भी आप क्रैक कर पाओगे। ओके, तो स्वॉट एनालिसिस हमारा
हेल्पफुल और हार्मफुल चीजें जो प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट करेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी चीजें हैं, और जो बुरी चीजें हैं जो नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी, उनका पहले से ही एनालिसिस कर लिया जाता है। पूरी टीम मिलके इसको करती है। इसमें यूएक्स पर्सन भी अपना पूरा पार्ट लेता है। और इसके तीनों चारों जो मेथड्स हैं वो मैंने बताए हुए कोर्स में। 7th जो हमारा आ जाता है वो है प्रोडक्ट अप्रोच। कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एक अप्रोच है, एक मेथड है, वो फॉलो करती है, जिसको मेथोडोलॉजी कहते हैं हम लोग। और वो फॉलो करती है, और वो कितनी तरह की होती है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी एक प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है आपके साथ बैठ के एज ए यूएक्स डिजाइनर, तो 6 इसकी फील्ड्स होती हैं। प्लान करना, डिफाइन करना, डिजाइन करना, डेवलप, डिप्लॉय और एक्सटेंड। इनको भी मैंने पूरा डिटेल में धीरे धीरे करके कुछ टाइम लिया है और इनको एक्सप्लेन किया है मैंने कोर्स में। तो प्लान जो होता है वो स्ट्रेटेजी बनाना, अप्रोच, टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी जितनी भी प्लानिंग होती है प्रोजेक्ट के बारे में। फिर डिफाइन किया जाता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट की जाती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है। तो ये जो डिफाइन है अकेला, इसमें भी बहुत सारी आगे की फील्ड्स हैं जो अभी आप देखने वाले हैं। इसी में डिजाइन है, डिजाइन के अंदर विजुअल कॉन्सेप्ट्स, इंटरेक्शंस कैसे होंगे, स्पेसिफिकेशंस क्या है डिजाइन से रिलेटेड, और चाहे इसके अंदर स्टाइल गाइड्स बनाई जाती है, ब्रांडिंग अप्लाई की जाती है, मूड बोर्ड्स आते हैं, वो सारा इसमें काम किया जाता है। फिर डेवलप किया जाता है उसको, प्रोडक्ट को टेस्टिंग की जाती है। फिर डिप्लॉय किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट को ट्रेनिंग और एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें टेस्टिंग भी की जाती है। उसमें सारा ये देखते हुए फिर हम लोग जो प्लान किया है हमने उसको लॉन्च कर देते हैं। ओके, एक्सटेंड में क्या होता है, एक्सटेंडिंग के अंदर द प्रोजेक्ट फॉर मोर इंप्रूवमेंट एंड सजेशंस। यहाँ पे फिर उस प्रोजेक्ट की स्कोप को और एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब उसके अंदर सजेशंस क्या मिल रही हैं, क्या उसके रिप्लाईज आ रहे हैं हमें, क्या रिव्यूज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे और इम्प्रूवमेंट्स और सजेशंस दी जाती हैं। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसके बारे में भी हमारा एक स्पेशल चैप्टर है जो किसी भी कोर्स में नहीं मिलता। लेकिन ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाती है यूएक्स पर्सन के लिए जब वो बन जाता है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। उसके बाद में अभी तक जितना भी काम किया है ना, उसका डबल ट्रिपल काम आपका हो सकता है, बढ़ सकता है। तो वो चीजें भी मैंने आपको बताई है। ओके, फिर आ जाते हैं हम 3 तरह के मेथड्स होते हैं इसमें, वाटरफॉल, एजाइल और मॉडिफाइड। ओके, तो 3 मेथड्स हैं, ये तीनों ही डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा मेथड कब यूज करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट में हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। तो ये भी तीनों जो टॉपिक्स हैं वो काफी डीपली नॉलेज लेने वाले हैं। और कंपनीज जो है 101% इनमें से कोई एक मेथड यूज करके ही आगे बढ़ती हैं जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट्स यूएक्स के आते हैं। तो ओके, तो ये जो मेथड है वाटरफॉल का है, वो कुछ वाटरफॉल मेथड से चलता है। वो मैंने पूरा एनिमेशन करके और पूरे इंटरेक्टिव वे में आपको समझाया है वाटरफॉल के इलिस्ट्रेशंस वगैरह यूज करते हुए कि वाटरफॉल मेथड क्या होता है। ओके, एजाइल में भी है कि कुछ स्टेप्स बीच के होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ये जो स्टेप्स बताए थे 6, इसमें से कुछ स्टेप्स होते हैं जो बीच में बार बार किए जाते हैं सर्कुलर वे में, तो वो एजाइल मेथड भी होता है। और फिर मॉडिफाइड होता है, मिक्सअप होता है कि वाटरफॉल में जैसे कि सारी एक एक चीज एक एक स्टेप में चलेगी, हम वापस से कोई स्टेप नहीं करने वाले हैं, एक फाइनल होने के बाद ही करते हैं। और एजाइल के अंदर बीच में भी कुछ भी हम बार कर सकते हैं स्टेप्स को पीछे जा जाके। और मॉडिफाइड में ये दोनों का एक मेथड होता है। तो इनको पूरा एनिमेटेड तरीके से मैंने समझाया है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिसर्च आपको करने की जरूरत पड़ेगी इन मेथड्स के बारे में। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 8, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में आइडियाज और नीड्स के बारे में ज्यादातर ध्यान दिया जाता है, जिसमें अभी आप जो ये वाला जो चार्ट देख रहे हो उसमें भी इसको भी पूरा एनिमेटेड तरीके से एक एक स्टेप को दिखाते हुए मैंने पूरा समझाया है। उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो मैंने ये पूरा चार्ट एक बार में रख दिया। तो जितने भी इस तरह के चार्ट्स आप देख रहे हैं, टेम्पलेट्स देख रहे हैं, डाउनलोड करने के लिए आपको कोर्स के साथ में मिलते हैं बोनस में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनकी हेल्प से चाहे आप इनको प्रिंट करके रखिए, कुछ भी कीजिए, आप इसको देख के आप बार इनसे सीखते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिंट भी किए हैं और मुझे दिखाया भी था, तो वो प्रिंट करके अपने रूम में लगा देते हैं। और मेरा मेन मोटिव यही था कि उन चीज़ों के बारे में आपका, अगर यूएक्स डिजाइनर बन रहे हैं ना, तो एक्सपीरियंस लेना है हर चीज़ का। तो जब आप सीख रहे हो तो उसका भी एक्सपीरियंस लेना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी ये चार्ट्स वगैरह डाउनलोडेबल आपको दिए हैं। ये कॉपीराइट करवाए हुए हैं मेरे बिल्कुल। और इसके बाद आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बहुत सारी रिसर्चेस करने के बाद मैंने ये चार्ट्स डायग्राम्स बनाए हैं।
तो कंपनी के स्टेक होल्डर्स अपनी राय देते हैं, अपने नीड्स बताते हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी भी डाली जाती है और यूजर रिसर्च को भी पूरे को मिला के बिजनेस रिक्वायरमेंट बनाई जाती है जो मिक्सअप होती है और उसमें से कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए जाते हैं और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की क्लीन लिस्ट बना ली जाती है। तो ये मेथड हमेशा फॉलो किया ही जाता है हर बड़े यूएक्स प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद में मैंने आपको इस तरह के टेम्पलेट्स दिए और बिजनेस अजम्पशंस का एक टेम्पलेट होता है, ये भी करना पड़ता है आपको। जो लीडर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, वो बोल देंगे कि बिजनेस अजम्पशंस का करना है तो जल्दी से आप रेडी कर लो अपना टेम्पलेट, तो आपको पता ही नहीं होगा कि अजम्पशंस क्या होता है तो कैसे करोगे। ओके, तो ये वर्कशीट है, ये डाउनलोड करने के लिए आपको मिलती है, आप इसको यूज कर सकते हैं कभी भी। और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी बहुत आपको जो लैंग्वेज है वो चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बिजनेस अजम्पशंस है क्या चीज, क्यों यूज करते हैं, किस तरह से, तो ये भी पूरा डीपली कोर्स में बताया। आपको लगेगा कि हर चीज मैं यही बताया जा रहा हूँ कि कोर्स में बताया है, लेकिन ये चीजें बहुत डीप चीजें हैं, तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये 2 और 3 आवर्स में भी एक्सप्लेन नहीं हो सकती ये चीजें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 16+ आवर्स का ये पूरा कोर्स है, प्लस इसके अंदर इस तरह के चार्ट्स एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग से हैं। ओके, तो क्विकली आपको बता देता हूँ। आई बिलीव माई कस्टमर हैव नीड टू, दीज नीड्स कैन बी सॉल्व्ड विद, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसमें जो भी चीजें फिल की जाती है एक तरह से पूरी टीम बैठ के फिल करती है, उससे हमें थोड़ा सा कंटेंट मिलता है। कंटेंट नहीं, मैं कहूँगा रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ी सी हमारी अजम्पशंस जो होती हैं वो क्लियर होती हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 10 है, माई बिगेस्ट प्रोडक्ट रिस्क इज, क्या है, वी विल सॉल्व दिस थ्रू दिस मेथड। तो ये सारा एक तरह से स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है और एज्यूम्पशंस भी की जाती है कि हम लोग आगे किस तरह से इस प्रोडक्ट को लेके चलने वाले हैं। ओके, उसके बाद यूजर रिसर्च का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ से एक्चुअल जो मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बहुत बार, और इसमें भी यूजर इंटरव्यूज क्या है वो बताते हैं, सर्वेज क्या है वो डेफिनेशन बता देते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं। लेकिन कोर्स के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने रियल इंटरव्यू लिया है। हम डॉक्टर की ऐप बना रहे हैं तो डॉक्टर का रियल इंटरव्यू लिया है, उसकी वीडियो जो है वो आपको कोर्स में मिलने वाली है। ओके, तो एक जो रियल चीजें होती है कंपनीज में उतना करने की मैंने कोशिश की है। डॉक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, काफी सारे डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ा, और डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो बैठ के शूटिंग करने दे। तो ऑनलाइन मैंने इंटरव्यू लिया और मुझे फिजियोथेरेपिस्ट मिल गए थे और न्यूरो सर्जन मिल गए थे, तो उनसे भी मैंने कुछ कांटेक्ट किया था और आप लोगों के लिए रियल एक्चुअल कंटेंट लेके आया। उसके बाद सर्वेज, गूगल फॉर्म्स के थ्रू सर्वेज लेना, वो भी हमने इंक्लूड किया है इसके अंदर। कार्ड सॉर्टिंग, हर एक कार्ड को बना के डिफाइन करके समझाया कि इस तरह से कार्ड बनते हैं और फिर इनको सॉर्टिंग क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सॉर्टिंग करते हुए मेथड मैंने पूरा मीरो टूल के थ्रू बताया है। उसके अलावा यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है वो भी मतलब कि हम लोग जब बना लेते हैं कोई भी पूरा एक तरह से हाई फिडिलिटी बना लेते हैं वायर फ्रेम, तो उसके बाद उसमें टेस्टिंग की जाती है, तो वो भी डिफाइन किया गया। तो उसमें हमें पता लगती है एक्चुअल डेवलप करने से पहले ही ऐप में कमियां जो होती हैं वो पता लग जाती हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं एक एक करके इनके लिए। तो यूजर रिसर्च की जो टेक्निक है उसके 6 मेन पार्ट्स हैं। यूजर इंटरव्यूज, कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी, सर्वेज, फोकस ग्रुप्स, कार्ड सॉर्टिंग और यूजिबिलिटी टेस्टिंग। ये 6 के 6 बातें आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछी जाएंगी। ओके, ये नहीं कह रहा कि शायद पूछी जाए, डेफिनेटली पूछी जाती हैं। हर एक के बारे में स्पेशल एक स्लाइड और हर एक के बारे में पूरी डिटेल में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा कोर्स में समझाया हुआ है। तो क्विकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यूजर इंटरव्यूज जो हमारे हैं, उस जो मेथड जो मोस्टली यूज किए जाते हैं वो यूजर इंटरव्यूज हैं, सर्वेज हैं, कार्ड सॉर्टिंग है और यूजिबिलिटी टेस्टिंग है। तो यूजर इंटरव्यूज के अंदर डायरेक्ट हम यूजर से इंटरव्यू लेते हैं, 1 to 1 भी होता है, कुछ ग्रुप में भी हो सकता है। उसके अलावा जो सर्वेज हैं, सर्वे के अंदर ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे लोगों से, फिर उनके रिप्लाईज किस तरह से आते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाते हैं, वो पूरी स्ट्रेटेजी होती है। ओके, तो वो मैंने बताया हुआ है। फिर फोकस ग्रुप्स, अब ये भी एक अलग एक मेथड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। इसमें काफी सारे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, स्पेशली हमारे हम जो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो यहाँ तो मोस्टली नहीं हो पाती है कि बहुत सारे कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप में डिस्कशन की जाती है, कोई भी एक टॉपिक देके फिर उनके रिएक्शंस देखे जाते हैं
और कुछ कंपनीज में मैंने देखा है कि जो वाकई में ग्रुप डिस्कशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है, उनके स्पेशलाइज्ड रूम होते हैं, मल्टीपल कैमरास लगे होते हैं, वो जेस्चर्स को पहचानते हैं कि अगर कोई फीचर के बारे में बात किया गया तो लोग कितने एक्साइटेड हुए, ठीक है, और किसी फीचर को लेके कितने डल रहे, तो उनके फेस एक्सप्रेशंस को भी एनालाइज किया जाता है और फिर एआई के थ्रू बताया जाता है कि हमने कौन कौन से फीचर्स डालने हैं। तो इतनी डीप वाली जो चीज़ें वो मैंने देखी हैं, एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों का, तो वो भी मैंने पूरा अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। फिर कार्ड सॉर्टिंग भी आ जाती है। कार्ड सॉर्टिंग मैंने करके दिखाई है इस कोर्स में, और मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ कि क्या हमने किया था। और कार्ड सॉर्टिंग में कुछ कार्ड्स बनाए जाते हैं जो हमारे कुछ भी जो यूजर रिसर्च वगैरह होती है उसी का पार्ट है ये। उसमें छोटे छोटे जो भी एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसके जो कुछ फीचर्स के बारे में या उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड वे में कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं और वो कार्ड पे लिखे जाते हैं और कार्ड मल्टीपल लोगों को दे दिए जाते हैं। और फिर उन्हें सॉर्टिंग करने के लिए बोला जाता है कि एक जैसी सी चीज़ें एक एक साथ ग्रुप में रखो और उन ग्रुप्स के नेम दे दो आप, ठीक है। तो इस तरह की कार्ड सॉर्टिंग होती है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर यूज करने की एबिलिटी क्या है, आपने जो भी हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम बना लिया तो उसे इजीली कितना इजीली यूज कर पा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी अलग से यूजेबिलिटी टेस्टिंग में किया जाता है। ओके, फिर 5 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं जब भी हमने यूजर रिसर्च स्टार्ट करनी होती है। तो सबसे पहले रीजन ऑफ परफॉर्मिंग द रिसर्च, रिसर्च का रीजन पता होना चाहिए आपको एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी एप्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं और स्पेशलाइज्ड किसी एक पार्ट पे रिसर्च की जाती है, ऐसा भी होता है। और किन यूजर्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो कोई भी यूजर उठा के आपने किसी को भी बोला, अपने फ्रेंड को बोल दिया कि ये इस पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं और इसकी कार्ड सॉर्टिंग कर दो, या फिर उसके ये सर्वे है इसका रिप्लाई कर दो, गूगल फॉर्म भेज दिया उसे, तो वो नहीं, एग्जैक्टली किन यूजर्स को आपने लेना है वो मैंने बताया है। तो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो एक्चुअल में उस ऐप को लॉन्च होने के बाद यूज करेंगे या कर सकते हैं, उन्हीं पे हमने रिसर्च करनी होती है। हाउ यू आर गोइंग टू कंपनसेट पार्टिसिपेंट्स, तो कंपनीज जो होती हैं वो एक तरह से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, सर्वेज की जाती हैं, कार्ड सॉर्टिंग करवाई जाती हैं, ग्रुप डिस्कशंस की जाती है, उन्हें कंपनीज पे करती हैं, ओके, और पेमेंट दी जाती है उन्हें। और तो पेमेंट वाले जो मेथड्स होते हैं वो कौन से हैं, फ्री वाले कौन से हैं, फ्री वालों में क्या करना है आपने ताकि वो फ्री में लोग इंटरेस्ट लें उसमें, तो वो सारी चीज़ें डीप वाली चीज़ें हैं। ओके, फिर है व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू कवर, टॉपिक्स भी आपके पास होने चाहिए एग्जैक्टली जिस माइक्रो टास्क के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ साइन इन करने का फ्लो हो या फिर हमारी जो ऐप है इसके अंदर हम लोग जो बना रहे हैं, डॉक्टर की ऐप है तो उसमें अपॉइंटमेंट फिक्स करने का जो एक मेथड हो, तो वो भी एक अलग से टॉपिक हो जाता है हमारा। उसमें है व्हाट टूल्स यू विल नीड फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए टूल्स कौन से चाहिए। तो इस पूरे कोर्स में हर एक चीज करने के लिए जो टूल्स बेस्ट हैं, फ्री वाले या पेड, उन सबको मैंने मेंशन किया है। और मोस्टली जो है वो मीरो यूज करता हूँ, जिसमें आप एक बोर्ड बना सकते हो और बाकी आप पे करते हो तो बना पाते हो, लेकिन एक में ही आप पूरा एक प्रोजेक्ट कवर कर सकते हो। तो मैंने पूरा मीरो ऐप में ही ये कंप्लीट किया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें किया। इसके अलावा आप फिगजैम भी यूज़ कर सकते हो, ओके, जो फिग्मा का फीचर है फिगजैम। ओके, फिर ये है हमारा कार्ड सॉर्टिंग, ये मीरो का जो मैंने किया हुआ है उसी का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सारे कार्ड्स हमने एक एक करके इस कोर्स में बनाए हैं खुद, और बनाने के बाद इनकी सॉर्टिंग करते हुए मैंने दिखाया है आपको वीडियोस के अंदर कि एक एक को किस किस ग्रुप में डाला जाए, ग्रुप कैसे बनाएं, ग्रुप के ऊपर क्या टाइटल्स डालने होंगे आपने उसके अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद एफिनिटी डायग्राम्स भी बनाने पड़ते हैं। तो काफ़ी लोगों को यूएक्स आता भी होगा, यूएक्स किया भी होगा, लेकिन एफिनिटी डायग्राम का नहीं पता होगा मे बी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएक्स का, एफिनिटी डायग्राम। ओके, तो जो कार्ड हमने सॉर्ट किए थे उसके अलावा कंसर्न्स निकाले जाते हैं और डिसकंफर्ट निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो भी मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया। तो इसमें आगे का पार्ट है कार्ड सॉर्टिंग के बाद का, ये वाला एफिनिटी डायग्राम्स बनाए जाते हैं। इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम से क्या क्या आ सकती हैं, डिस्कम्फर्ट किस बातों को लेके हो सकते हैं। अभी तक हमने यही फीचर्स के बारे में बात की, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो निकालें। कंसर्न्स हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करना है, कुछ ऐसी बातें भी निकल के आती है टीम में, तो वो यहाँ पे कंसर्न्स के अंडर में डाली जाती है। ओके,
फिर कस्टमर जर्नी मैप होता है, तो आप अभी देख रहे हैं कस्टमर जर्नी मैप, तो ये भी हमने डिस्कस किया है इस कोर्स के अंदर। तो कस्टमर जर्नी मैप एक छोटी छोटी टास्क को लेके चलता है, और एक बड़ा जो यूएक्स प्रोजेक्ट होता है उसमें छोटे छोटे, जैसे कि लॉगिन वाला जो फ्लो है, एक अगर शॉपिंग की वेबसाइट है तो कार्ट वाला जितना भी फ्लो है वो किसी एक यूएक्स डिजाइनर को हैंड ओवर कर दिया जाता है कि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। तो एक ही ऐप को मल्टीपल यूएक्स डिजाइनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है यूएक्स करने के लिए। तो उनके जो कस्टमर जर्नी मैप्स बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो मैंने डीपली बताया है। और जैसे कि कुछ टच पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे एक्शंस होते हैं। एक्शंस कौन से होते हैं, जैसे कोई प्लान वगैरह कर रहा है, फ्री ट्रायल को ले रहा है, वो सब चीज़ें। अब इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, कस्टमर के थॉट क्या हैं, वो कार्ड्स बनाए जाते हैं। उसके बाद कस्टमर फील कैसा कर रहा है, वो इमोजीज के थ्रू भी बता सकते हैं और ग्राफ के थ्रू भी बताया जा सकता है। और ये पूरा एक चार्ट बनता है और पूरी टीम इसके ऊपर नज़र रखती है, और आप इसका मेन पार्ट होते हैं। तो आपको जर्नी मैप का अगर नहीं पता है तो आप फिर कैसे यूएक्स करेंगे, राइट। और उस पर अपॉर्चुनिटीज भी निकाली जाती हैं। अब अगर किसी भी एक चीज के अंदर ज्यादा रेड कार्ड्स आ रहे हैं तो इस यूएक्स डिजाइनर की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फिर इसने आगे काम करना पड़ता है इसमें इंप्रूवमेंट्स के लिए। ओके, तो ये कस्टमर जर्नी मैप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में। लेकिन जो छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, मिड लेवल की होती हैं, उन तक भी ये नहीं किया जाता है, ये बड़ी प्रोजेक्ट्स में ही किया जाता है। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो अपने लिए तो इनको इंक्लूड कर सकते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करते हो तो बहुत सही रहता है। और डेफिनेटली आप इस कोर्स को कंप्लीट करते करते अपना एक पोर्टफोलियो की एक बहुत ही पावरफुल एंट्री बना लोगे, क्योंकि साथ के साथ जो मैं बना रहा हूँ वो चीज़ें आप बना रहे हो, और उसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इनके टेम्पलेट्स मिल रहे हैं जिनको यूज़ करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे। ओके, और इस कोर्स के एंड होते होते आप ये सारी चीज़ें ईजिली कर पाओगे अपने क्लाइंट्स के लिए भी और अपने पोर्टफोलियो के लिए भी। ओके, और ये जो एक टेम्पलेट है वो मैं आपको दूंगा, डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हुए आप बना सकते हो। ये एक तरह से वायर फ्रेम हो गया कस्टमर जर्नी मैप का। उसके बाद आता है यूजर पर्सोना। इसके लिए भी आपको यूजर पर्सोना के अच्छे से जो टेम्पलेट्स हैं वो मिलेंगे डाउनलोड होने के लिए, करने के लिए। और जो पर्सोनाज हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, पर्सोना में क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है डालनी, क्या नहीं डालनी, या फिर क्या डाल सकते हो वो ऑप्शनल है। ओके, तो कब कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है वो डीपली मैंने कोर्स में बताया है। तो जैसे रिसर्च का डेटा मिलता है, सर्वे का डेटा मिला, बिहेवियर्स का पता लगा हमें, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में इंटरव्यूज लिए उससे डेटा मिला, तो उन सबको मिला के हम एक पर्सोना बनाते हैं। ठीक है, तो पर्सोना जो होते हैं वो 3 हो सकते हैं या 7 पर्सोनाज हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 7 रखते हैं, मिनिमम 3 रखते हैं। और बहुत छोटी एप्लीकेशन है, अप टू 20 पेजेस की अगर है एप्लीकेशन, एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ, तो आप एक पर्सोना में भी काम चला सकते हैं। लेकिन जेंडर बेस्ड अगर एप्लीकेशंस हैं, अगर मेल है तो उनके लिए पूरा फ्लो अलग है या किसी एप्लीकेशन में, और फीमेल है तो उसके लिए अलग, तो मेल फीमेल के लिए अगर अलग अलग पूरा प्रोसेस है, या एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पूरा फ्लो है एप्लीकेशन का, तो फिर आपने मल्टीपल पर्सोनाज बनाने पड़ते हैं। ओके, तो पर्सोना जो हमने बनाया है ये रियल पर्सोना बनाया है, और एक एक चीज़ को मैंने डिफाइन किया है कि ये क्यों क्यों बनाया है हमने। और जो हमारी ऐप है डॉक्टर वाली, उसी के लिए ये पर्सोना बनाया हुआ है। तो हम प्रैक्टिकली हमने ये बना के देखा है कोर्स के अंदर ये पर्सोना। ओके, तो जितने भी रिसर्च किए हैं, कार्ड सॉर्टिंग, ग्रुप डिस्कशंस, कॉन्टेक्चुअल वाली, और इसके अलावा सर्वेज किए हैं, उन सारों को यूज करते हुए हमने ये पर्सोना बनाया, और इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली गई। तो जो भी पॉइंट्स हमें मिले थे उन सारे पॉइंट्स को लेते हुए हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली हैं, गोल्स निकाले हैं क्या क्या हैं इस पर्सन के, पर्सोना के। ओके, तो पर्सोना अपने आप में एक पूरा चैप्टर बनता है समझाने वाला कि क्या चीज़ें हैं, और पर्सोना के बिना आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी यूएक्स प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यही एक पर्सन होगा जो इमेजिनेटरी पर्सन होता है, रियल पर्सन नहीं होता। तो पूरे सर्वे का एक तरह से रिजल्ट होता है, और सभी यूजर्स को एक एवरेज निकाल के हम 1, 2 या 3 इस तरह के पर्सोनाज बनाते हैं, और इन्हीं को देखते हुए ही सिर्फ हम पूरी एप्लीकेशन फिर डेवलप करते हैं। ओके, इसके बाद स्टोरी बोर्डिंग होती है, आइडिएट और विजुअलाइजेशन। आपने नाम सुना होगा यूएक्स में आइडिएट, ये बहुत सुना होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक जो बहुत कम सुना होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है
जिसमें यूएक्स पर्सन को इन्वॉल्व भी किया जाता है डेफिनेटली बड़ी कंपनीज में, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आज बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टोरी बोर्डिंग है। स्टोरी बोर्डिंग आप जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट के लिए करें, बहुत कम प्रोजेक्ट्स के लिए आपको स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ती है, बहुत बड़ी टीम है तो करनी पड़ती है। आपने इस तरह से हर एक छोटे छोटे जो टास्क हैं उसके अंदर करने वाले, उनके लिए आप इस तरह से जो है ग्राफिक्स बनाते हैं, मतलब स्केचेस बनाते हैं। इसके लिए आपको स्केच आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रफ टाइप में आप बना सकते हैं। और उसके कुछ पॉइंट्स स्टेप्स होते हैं कि पहले यूजर क्या कर रहा है, फिर क्या करेगा, थर्ड में क्या करेगा। तो ये हर एक छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है तो क्या रहेगा, अगर रजिस्टर कर रहा है तो क्या फ्लो रहेगा, तो उसके इस तरह से एक तरह से कार्टून्स वगैरह बना के, इलिस्ट्रेशंस बना के ये चीजें देखी जाती हैं। यानी इससे पूरी टीम को थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है, वो विजुअल्स देखते हैं, यूजर की जर्नी को इस तरह से देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर पाते हैं अपने आप को, अपने माइंड को। तो इसलिए कुछ कंपनीज होती हैं जो स्टोरी बोर्डिंग भी करती है। ओके, फिर प्रियोरिटाइजेशन मैट्रिक्स होती है ये वाली, और इसमें जो हमने अभी तक जो कार्ड सॉर्टिंग किया, फिर एफिनिटी डायग्राम्स बनाए, तो उस फ्लो के बाद में हमने इस तरह की मैट्रिक्स बनानी होती है। और यहाँ हम लोग एक्चुअल वाली रिक्वायरमेंट्स की सॉर्टिंग कर लेते हैं एक तरीके से, जो हाई इम्पैक्ट रखती है और हाई प्रियोरिटी रखती है, ऐसी चीजें हम निकाल के अलग से ले आते हैं, और फिर उन्हीं के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हुए वही सिर्फ फीचर्स हम एप्लीकेशन में डालते हैं फिलहाल के लिए। हो सकता है बाकी ये वाले जो पार्ट्स हैं दो, जो हाई इम्पैक्ट है पर लो प्रियोरिटी वाले हैं, वो नेक्स्ट वर्जन में डाल लें, या हाई प्रियोरिटी में है, इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ने वाला, तो भी वो फीचर्स हम नेक्स्ट वर्जन में डाल सकते हैं। जो लो प्रियोरिटी में है और लो इम्पैक्ट में है, उसको हम टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये भी पूरा हमने बना के देखा है कोर्स के अंदर, एक एक कार्ड्स को उठा उठा के। ओके, फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 12, बेस्ट टूल्स भी बताऊंगा मैं, साइट मैप्स और टास्क फ्लोज के बारे में। तो साइट मैप्स, टास्क फ्लोज क्या होती हैं, ये मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है कोर्स में। और ये वाला जो फ्लो डायग्राम देख रहे हैं, कुछ इस तरह के फ्लो डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं, और एग्जैक्टली ये फ्लो डायग्राम हमने हमारी एप्लीकेशन के अंदर बनाया है, कि पूरा प्लान किया है, एक एक चीज बनाते हुए आपको कोर्स में दिखाई देगी इस चैप्टर के अंदर, कि हमने कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, एक एक करके आगे आगे कैसे कनेक्शंस किया, यही कार्ड्स क्यों लिए, किस टूल को यूज करेंगे, इसके अलावा और कौन से टूल्स हैं जिसको यूज करेंगे। तो ये पूरा फ्लो चार्ट की एक एक चीज हमने बनाई है खुद हमारे ही प्रोजेक्ट के लिए, जो हम यूएक्स कोर्स के अंदर लेके चल रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरह के डायग्राम्स बनते हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल स्प्लैश स्क्रीन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट होम स्क्रीन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो फ्लो होता है वो काफ़ी कॉमन रहता है। तो जो हमारे कोर्सेज हैं दूसरे, जो यूआई डिजाइनिंग का पूरा कोर्स है 10 लाइव क्लासेस वाला, उसके अंदर हमने यूआई डिजाइनिंग को भी यहाँ से स्टार्ट किया फ्लो डायग्राम से, ताकि आप कम से कम अगर यूआई डिजाइनिंग का ये प्रोजेक्ट आया है तो आप थोड़ा सा प्लान कर सकें अपनी पूरी एप्लीकेशन को, कि कितने पेजेस होंगे, क्या फ्लो होगा, आप अपने क्लाइंट को दिखा सको। तो यहाँ से आगे लो फिडेलिटी, फिर हाई फिडेलिटी, प्रोटोटाइपिंग, और उसे क्लाइंट को हैंडओवर करना और अपना पोर्टफोलियो बना लेना, तो वो सारी चीजें कवर की है हमने उस वाले कोर्स में भी। ओके, तो ये कुछ तरह से बनती हैं, ये डायमंड शेप्स होती हैं, जिसमें यस और नो हम लोग डालते हैं, और इस तरह से हमने पूरा ये डायग्राम बनाया है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेते हुए अगर हम लोग पॉपअप्स को भी इंक्लूड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो ये डायग्राम जो है बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स भी बन जाते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करना है तो आप गूगल पे लिख सकते हैं फ्लो डायग्राम यूएक्स, ओके, यूएक्स ऐप या कुछ भी इस तरह से, तो आपको बहुत सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी डायग्राम्स मिलेंगे सीखने के लिए। ओके, उसके बाद 13 हमारा है वायर फ्रेम और एनोटेशंस। तो लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी दोनों तरह के वायर फ्रेम्स हमने बना के देखे हैं, और ये होते क्या हैं उनके बारे में भी मैंने अच्छे से बताया। तो एग्जांपल ये दिया हुआ है कि तीनों जो स्क्रीन्स देख रहे हो ये हमने हमारी ऐप के लिए बनाई हैं। एक एक स्क्रीन का मैंने सिर्फ एग्जांपल यहाँ दिया समझाने के लिए कि लो फिडेलिटी जो होते हैं, लो फिडेलिटी के अंदर हम लोग हाथ से बनाते हैं, हम लोग उसमें अलाइनमेंट से रिलेटेड कोई ध्यान नहीं रखना होता, हमने सिर्फ क्विकली प्लान करना होता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे हमने चीज़ें डालनी है और कितनी स्क्रीन्स बनेंगी, यहाँ से हमें पता लगता है। इसके बाद हाई फिडेलिटी बनता है। हाई फिडेलिटी के अंदर ऑलमोस्ट हम अलाइनमेंट्स को लेते हुए हम चलते हैं, एग्जैक्ट थोड़ा सा
हम माइंड में रखते हैं कि हमने डिज़ाइन क्या बनाना है फाइनली, और जो चीज़ें जहाँ रखनी है एग्जैक्टली वहीं रख के एग्जैक्ट गैप्स वगैरह के साथ में हम हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है एज ए यूएक्स पर्सन। ओके, फिर यूआई पर्सन का रोल आता है, वो हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम को लेता है और उस हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, जिसमें आप देख रहे हैं कलर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसमें कलर्स हैं, बटन्स को राउंड कर दिया, इसमें इमेजेस डाल दी, आइकन्स डाल दिए, ये सब चीजें डाली जाती है। ओके राइट, अब नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने इस तरह से, ये स्क्रीनशॉट है सिर्फ एक लो फिडिलिटी वायर फ्रेम की वीडियो का, तो इस तरह से मैंने बना के एक एक स्टेप को समझाया है कि किस तरह से आप जो लो फिडिलिटी वायर फ्रेम है वो बनाएंगे। और फिर हाई फिडिलिटी का वीडियो का भी एक स्क्रीनशॉट है, इसमें इस तरह से हाई फिडिलिटी के जो स्क्रीन्स होती हैं वो बनाई जाती है, उन्हीं लो फिडिलिटी वालों को हाई फिडिलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग की बारी आ जाती है, तो ऑन पेपर भी होता है, डिजिटल भी होता है, और HTML कोडिंग करके भी प्रोटोटाइपिंग बनाई जाती है। तो प्रोटोटाइपिंग करना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और अगर सिंपल पे कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पेपर वाली बहुत कम यूज़ होती हैं, डिजिटल प्रोटोटाइपिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और उससे कुछ कम HTML प्रोटोटाइपिंग होती है। तो यहाँ प्रोटोटाइपिंग जो डिजिटल वाली है वो हम Adobe XD में या Figma में करते ही हैं ऑलरेडी। और HTML की जो प्रोटोटाइपिंग होती है, इसके बारे में भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HTML की प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको। ओके, ऐसा क्या है जिससे कि आपको HTML की प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप डिजिटल वाले से काम नहीं बन रहा है आपका, तो वो किस चीज़ के लिए है। कुछ एप्लीकेशंस की प्रोटोटाइपिंग कुछ ऐसी भी बनानी पड़ती हैं जिसमें हमने कुछ कैलकुलेट करके भी दिखाना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़र उसमें फिल करेगा, उसके अकॉर्डिंग अगली स्क्रीन जो है वो बन के आपके सामने आएगी। ओके, तो जब यहाँ जो डिजिटल प्रोटोटाइप बनाते हैं हम XD के अंदर, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि यूज़र से हम इनपुट लें और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होके कुछ निकल के आए रिजल्ट। ओके, तो इसके लिए फिर उसकी HTML प्रोटोटाइपिंग बनाई जाती है, उसमें एक तरह से एक डेवलप किया जाता है उसको किसी कुछ लेवल तक, बेसिक लेवल तक, और उसमें फिर ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती है, क्लिक करना और रेस्पॉन्सिव भी बन जाता है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें ट्राई की जाती है। तो इन पर्पज से हमें HTML प्रोटोटाइपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल वाले से बात नहीं बनती है। ओके, और उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग आ जाती है। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम लोग मेनली क्या करते हैं, जब हमारा हाई फिडिलिटी पूरा वायर फ्रेम बन गया है तो उसमें हम डिसाइड करते हैं, अब देखते हैं यूज़र्स को दिया जाता है टेस्टिंग करने के लिए, और जो यूज़र्स हैं वो ये देखते हैं कि अब हमें इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो यूज़र जो होते हैं वो तो इसको अप्लाई करके देखेंगे, उसमें जो भी चीज़ें उसमें फीचर्स हैं उसमें, ठीक है, उन्हें लॉगिन करने के लिए बोला जा सकता है, रजिस्टर करने के लिए, या फिर स्पेसिफिक कोई टास्क जैसे कि अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, ओके, रजिस्टर करनी है। अगर शॉपिंग की वेबसाइट है तो उसमें ये बोला जाएगा कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है इस ऐप से सर्च करके आपने बाय करना है, तो ये आपने करके दिखाना है। तो छोटी छोटी टास्क दी जाती हैं और वो यूज़र करके देखते हैं, और उन पर नज़र रखी जाती है कि वो किस तरह से कर रहे हैं, और उनकी स्क्रीन का रिकॉर्डिंग भी की जाती है अगर बहुत ज़्यादा मतलब यूज़र्स हैं हमारे पास टेस्टिंग करने वाले, ठीक है। तो यूज़र टेस्टिंग जो है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो है, वो एक UX डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, टर्म है एक समझने के लिए। और ये जब की जाती है तो UX डिज़ाइनर देखता है ये करके, ठीक है। मैंने की है, मेरा जो मेथड है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह से की है। एक US की फार्मा कंपनी है जिसमें मेडिसिन बनती हैं, उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट किया था जो 3 साल तक चला था। उसके कस्टमर पोर्टल अलग से था, पेशेंट पोर्टल अलग से था, फार्मेसी का एक अलग से था पोर्टल, और डॉक्टर का पोर्टल अलग से था। 3 अलग अलग पोर्टल्स थे और तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे। तो इसमें इतनी ज़्यादा UX करना पड़ा था, मीन्स की पूरी टीम, वो फार्मेसी की पूरे वर्कर्स मेरे सामने बैठे होते थे स्क्रीन के सामने ऑनलाइन, और एक एक फीचर को वहाँ उनके वहाँ प्रोजेक्टर लगा होता था, जो मैं प्रेजेंटेशन देता था वहाँ उनके प्रोजेक्टर में दिखाई देता था, और उन लोगों को मैं यहाँ से बोलता था कि आपने ये फीचर करके देखना है। अब उन लोगों की स्क्रीन अलग से मुझे दिखाई देती थी बड़े साइज के अंदर, और उनके वीडियोस भी मुझे अलग से बाद में भेजे जाते थे। तो ये मेथड रहता है, बड़ी कंपनीज इतने लेवल तक जाके यूजेबिलिटी टेस्टिंग करती है। तो एक एक चीज को मुझे दिखाया जाता था कि यूजर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन
मेरे पास लगभग 50 to 60 वीडियोज आ जाती थी अलग अलग टॉपिक्स के बेस पे, और उन वीडियोस को मैं देखता था और उसमें देखता था कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उनका सॉल्यूशन उस यूएक्स के अंदर बनाया जाता था और अगेन स्टेप फॉलो किया जाता था। तो जो आपने कार्ड सॉर्टिंग वगैरह सब कुछ देखा है वो सारा मैं करता था उस कंपनी के साथ में। ओके राइट। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट होती है और मुझसे क्या क्या करवाया गया है यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते टाइम। राइट। उसके बाद आता है डिजाइन टू डेवलप। अगर आपने यूएक्स कर लिया है उसके बाद अब क्या होगा, ठीक है। तो उसमें अभी आप देख रहे हैं इस प्रोसेस पे आ जाता है, प्रोडक्शन वाले फेज में आ जाता है आपका जो भी प्रोजेक्ट था वो यहाँ तक आपका काम हो चुका है। और इसके बाद ये जो फेस है वो होता है यूआई डिजाइनर के पास जाने के बाद वेब डेवलपर के पास जाता है, डेवलपर उसे डेवलप करता है और उसके बाद बीटा लॉन्च होता है और ये प्रोसेस फिर चलता रहता है कुछ इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, मतलब कि क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, एनालिटिक्स मिलते हैं हमें, रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं यूज़र्स के, उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड्स भी मिलती हैं। बड़ी कंपनीज जो हैं वो मैंने कहीं से ये सुना था, ठीक है, एक सही सोर्स से मैंने सुना था कि कुछ कंपनीज जो होती हैं उसमें ऐप के अंदर ही ऐसा फीचर होता है कि जो भी यूज़र उसको यूज़ करेगा स्क्रीनशॉट मिलते जाएंगे उसको, या उस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग मिलती जाएगी और उनके डेटाबेस में रिमोटली सेव होती जाएंगी। और रियल यूजर्स जो रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ ऐसे पॉइंट्स निकालने की कोशिश रहती है उनकी जहाँ पे यूजर आके छोड़ देता है बीच में ही वो प्रोसेस और ऐप को ही डिलीट कर देता है। ओके, तो वो पॉइंट्स कौन से हैं, फिर उन पे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो जो कंपनीज आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ये इतने अच्छे से क्यों मैनेज कर पा रही हैं सब चीज़ों को, क्योंकि इनके हर एक स्टेप के लिए अलग से यूएक्स डिजाइनर हायर किए होते हैं। जैसे कार्ट वाले प्रोसेस के लिए अलग से एक यूएक्स पर्सन हायर किया होता है, ठीक है। और उसमें अगर कोई सपोर्ट वाला एरिया है तो उसमें अलग से यूएक्स डिजाइनर होता है। और यकीन नहीं मानोगे, आपकी लाखों रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ सिर्फ एक पर्सन एक ही टास्क को करते रहने के लिए लेता है, कंपनीज देती है। यानी कार्ट वाला जो फ्लो है यूजर का प्रोडक्ट कार्ट में डालने से लेके चेकआउट तक का, तो एक यूएक्स पर्सन का उस कंपनी में सिर्फ उतना ही काम होता है कि सिर्फ वो उतना ही करेगा, उसको और किसी यूएक्स से कोई मतलब नहीं है, उतना सा। तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत छोटा होता है, मैं तो 1 आवर में बना दूं ये सब चीज़ें, यहाँ से टेम्पलेट लूंगा, वहाँ से टेम्पलेट लूंगा, कहीं से देखूंगा, इंस्पिरेशन लूंगा और ये प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पर्सन हर कंपनी की रिसर्च करता रहता है, अलग अलग जो कंपनीज है कॉम्पिटिटर्स हैं उनके देखता रहता है क्या प्रोसेस चल रही है, उनके में क्या नया आ गया है जो हमें compete करेगा, ठीक है। वो रिसर्च का उसका उसी का रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करना। तो ये बहुत बड़ी टास्क हो जाती है क्योंकि ऐप इतनी बड़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी होती है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो इस तरह से बड़ी कंपनीज में काम होता है, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे आपका काम उतना मतलब आपका काम कम नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक टॉपिक्स हैं जो वो कम होते जाएंगे, आपने 1 या 2 टॉपिक पे ही काम करना पड़ेगा। और अदरवाइज आप 1 मैन आर्मी है ही, आप फ्रीलांसर कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये सारे काम आपने करने ही पड़ते हैं। और जो भी फ्लो इस पूरे कोर्स के अंदर मैंने बताया, हर एक लेवल जो है, हर एक फेस जो है, वो हर प्रोजेक्ट पे आपको अप्लाई करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कूपन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन ग्राफिक गुरुजी की जो एंड्रॉइड स्टोर पे है वहाँ से डाउनलोड करनी होगी, उसमें लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल या ईमेल आईडी के थ्रू। फिर आप वहाँ पे स्टोर टैब में जाएंगे, स्टोर में आप देखेंगे काफ़ी सारे कोर्सेज है, वहाँ यूएक्स का कोर्स होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, उसमें कुछ स्क्रॉल करना है नीचे, तो वहाँ आपको कूपन का ऑप्शन दिखेगा और व्यू ऑल का ऑप्शन भी दिखने वाला जो मैंने मार्क किया है। यहाँ पे टैप करके आपको जो सेकंड स्क्रीन दिख रही है, ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपने कूपन कोड मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, गुरु 700, क्योंकि ये कोड आपको वहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये कोड स्पेशली इस वीडियो के जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, उनको ही दिया जा रहा है। तो आप स्पेशली टाइप करोगे और फिर ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और आप इसको फिर किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू इसको पे करके आप बाय कर सकते हैं ये कोर्स। थैंक यू।